गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है गुजरात के दंगे। देखिए 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव लगभग एक महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इन हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक नई सहमति का उदय। 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय को भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। अब देखिए कांग्रेस और भाजपा की चुनावी जीत और हार बदलता परिदृश्य। देखिए 1984 से लेकर 2004 में। अब देखिए भाजपा जो है वो रेड कलर है, कांग्रेस है वो नीले कलर में। तो 1984 में भाजपा 2 सीटें जो आई और कांग्रेस की 415 सीट थी। फिर 1989 में 85 सीट आई भाजपा की, कांग्रेस की 157 थी। 1991 में भाजपा की है 221 और कांग्रेस की 244। ऐसे आते आते 2004 में दोनों की सीटें जो है लगभग बराबर सी रही। अब देखिए इसमें एक नई सहमति का उदय। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं गुजरात दंगों के बारे में। मुख्यमंत्री गुजरात को मेरा संदेह है कि वे राज धर्म का पालन करें। शासक को अपनी प्रजा के बीच जाति, मत या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 4 अप्रैल 2002 की में स्टेटमेंट दिया था। एक नई सहमति का उदय हुआ। 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय को भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है देखिए, गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इस पार्टी की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज़्यादा हों। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़े आप देखेंगे कि ये सीटें लगभग लोकसभा की कुल सीटों का 50% से अधिक नहीं है। तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए। आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर नज़र डालते हैं। यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख की ओर गौर कीजिए। मौजूद दलों में से कौन कौन से दल हैं जो न तो दलों से कांग्रेस परिवार में थे और न ही जनता पार्टी के परिवार में। 90 के दशक में राजनीतिक
मुकाबला भाजपा नित्य गठबंधन और कांग्रेस नित्य गठबंधन के बीच चला। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं है? 2004 के लोकसभा चुनाव। देखिए, 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर और साथ गठबंधन में शामिल हुई। राज्य की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। सपरसंघ के वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और सपरसंघ को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय सतर दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है, उसमें हम मुख्य रूप से चार तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चों के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं है। इस स्थिति को से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इस स्थितियों का एक और तगाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर से भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बढ़ती सहमति। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति बनी। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ती रही। इस सहमति में चार बातें हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल इसके बारे में और जो टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू।